नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम विपक्ष के निशाने पर है और मौका राहुल के न्याय यात्रा के वक्त का समापन का था, लेकिन इस दौरान राहुल समेत कई नेताओं ने ईवीएम पर अन्याय का आरोप लगा दिया। राहुल ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि ईवीएम के बिना मोदी चुनाव नहीं जीत सकते और इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने तो ईवीएम को चोर ही करार दिया। अब बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष को पता है कि वो पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए अभी से अपनी हार का बहाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपके लिए। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई में हुआ, तो इस दौरान भी ईवीएम विपक्ष के निशाने पर आ गया। कांग्रेस की न्याय यात्रा के समापन के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्ष के नेता जुटे और इस दौरान राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठा दिया। राहुल ने दावा किया कि ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। राहुल ने चुनाव आयोग से मांग की कि विपक्षी पार्टी को ये मशीन दिखा दीजिए, ये कैसे चलती है ये दिखा दीजिए। धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। राहुल अकेले ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में से नहीं थे। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई रैली में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने तो ईवीएम को चोर ही करार दिया। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। बात यह है, दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। ईवीएम, राजा की जान ईवीएम में है, ये राहुल गांधी जी ने कहा। बीजेपी कहती है कि 400 पार, तो 400 पार आप पा ही रहे हैं। मोदी जी बड़े पॉपुलर हैं, डंका बज रहा है पूरे देश में, तो डर किस बात का? ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहे? दरअसल चुनावी बिगुल बजते ही ईवीएम का जिन फिर बाहर आ गया है। लगातार 2 बार से लोकसभा चुनाव हार रहे विपक्ष को ईवीएम विलन नजर आ रहा है, तो तीसरी बार जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। उन्होंने अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैलियों में लगातार कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतने जा रही है। वहीं एनडीए 400 के पार जाएगी। पीएम के दावे पर विपक्ष भड़क गया है और पूछ रहा है क्या ईवीएम सेट है। विपक्ष पीएम मोदी के 400 पार वाले दावे में ईवीएम की मिली भगत देख रहा है। अब बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा है कि नहीं मान रहा है। इससे पहले ईवीएम पर विपक्षी दलों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर शनिवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अब तक 40 बार सुप्रीम कोर्ट सहित दूसरे न्यायालय ईवीएम
से जुड़ी ऐसी याचिकाओं को खारिज कर चुका है। बावजूद उसके हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। राजीव कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब भी दिया। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते। आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ईवीएम्स आर 100% सेफ। दरअसल ईवीएम हैकिंग के आरोपों पर चुनाव आयोग पहले भी ओपन चैलेंज दे चुका है। 2017 में चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था कि कोई भी उनकी ईवीएम मशीनों को हैक करके दिखाए, लेकिन चुनाव आयोग की चुनौती देने के बाद कोई राजनीतिक दल इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। वहीं खुली चुनौती में शामिल एनसीपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर मशीन को हैक करने में अपनी अक्षमता जाहिर की थी। लेकिन अब एक बार फिर विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, जो चुनावी मौसम में विपक्ष की मंशा पर भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, आरोप लगने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को लेकर अब एक शक पैदा होने लगा है और विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सेट कर लिया गया है। ईवीएम में मिली भगत दिखाई दे रही है और इसी वजह से 400 पार क्या, उससे आगे भी भारतीय जनता पार्टी सीटें ला सकती है। इसी पर तमाम खास जानकारी के साथ और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। नीता वाजपेयी है, नेता बीजेपी के हमारे साथ। बहुत स्वागत है नीता जी आपका कार्यक्रम में। और सुंदरम पाठक का नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुंदरम जी। शुरुआत नीता जी आप ही के साथ कर लेते हैं। 400 पार का जब से ये नारा दिया है, विपक्ष का शक अब बहुत ज्यादा पुख्ता होता जा रहा है इस बात को लेकर कि ये जो ईवीएम की सेटिंग है ये आप लोगों ने कर ली है। सबसे बड़ी चीज है कि वक्ता जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि ईवीएम की सेटिंग जो है ना, इन्होंने क्या 2004 में की थी, 2009 में किया था जब यूपीए की सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, वो प्रधानमंत्री बने थे। उस टाइम भी तो ईवीएम से ही इलेक्शन हुआ था, जीत इनकी हुई थी ईवीएम से ही। उस दिन क्या हमने कभी केवल हर ठीकरा हमने ईवीएम पे फोड़ा था? हमने अपने आप को भी समझाया, समेटा, देखा अपने आप में कि क्या क्या हमारी कमियां रहेगी। इन लोग कमियां अपनी नहीं देखते कि हमसे क्या क्या कमियां रह गई हैं, हमने क्या क्या नहीं किया है। इनका एक डर इतना ज्यादा अंदर घुस चुका है। भारतीय जनता पार्टी और संगठन जो उनके ग्रुप हैं, उनके जो अलायंस है, उनकी मजबूती को देखते हुए ये इनको पहले से रिजल्ट पता है, तो अब ये करें तो क्या करें। तो इन्होंने एक मुद्दा उठा लिया है कि हाँ बस हम इस बार भी हमेशा की तरह से ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे। क्योंकि अगर हम देखें कर्नाटक, तेलंगाना, इस पे इनकी जब जीतते हैं ये, तो एक बार भी नहीं कहते कि ईवीएम, फिर तो हमें कहना चाहिए कि ईवीएम इन्होंने हैक किया था। अलग अलग स्टेट में क्या ईवीएम हैक हो सकता है? और सबसे बड़ी चीज है कि जब ओपन चैलेंज हुआ था, आपने भी बताया ओपन चैलेंज हुआ था, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए था, इन्हें जाके उसको हैक करना चाहिए था, अच्छे से अच्छे टेक्निकल बंदों को ले जाना चाहिए था, हैक करते दिखाते। ऐसी किसी भी आधिकारिक संस्था को आप कभी कहीं भी ब्लेम कर देते हो, कभी ईवीएम को ब्लेम कर दोगे, कभी इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर दोगे, कभी ईडी को, कभी किसी को। ये अच्छी चीज नहीं है। आप अपनी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को जनता के सामने रखिए कि हमने ये किया है, ये करेंगे। ईवीएम मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ये वो गालियां देने से नहीं, अपनी अच्छी चीजों को जनता को बताइए। तो शायद आपके पास ये चीज है नहीं, अगर होती तो आप जनता के सामने बोलते। सबसे बड़ी चीज है कि इनके बिल्कुल बिल्कुल वापस लौटूंगी नीता जी। सुंदरम पाठक जी, इसी को लेकर सवाल वाकई सोचने वाली बात है। जब इसी ईवीएम से जीत का सेहरा आपके सर पर सजता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई आरोप नहीं सूझता, लेकिन जैसे ही आपकी हार सामने दिखाई देने लगती है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपको ईवीएम खराब नजर आने लगता है। उस वक्त क्या हुआ था? 2014 से पहले तो आपकी सरकार थी, तब भी जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस तरह के आरोप नहीं लगे। तो ये क्या डर बोल रहा है, इसी वजह से इसका पूरा ठीकरा आप ईवीएम पर फोड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके जब भी जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार जी। और अभी बात चल रही थी कि ईवीएम की, तो क्या आपने बोला कि जो हम
डर, हमारी चुनाव की जो डर है, इसके वजह से हम लोग ईवीएम पर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आप ये समझ लीजिए कि क्या आपको नहीं लगता कि ईडी और सीडी का उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है? अभी आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जैसे ही खुलासा आया है, उसमें तो जैसे ही रेड पड़ता था उसके बाद चंदा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर कहीं न कहीं शक बन रहा है तभी तो हम उस पर बात कर रहे हैं। और रही बात हमारी डर, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कहे थे, जो इस देश में संविधान या किसी भी देश में कोई भी नियम कितना भी अच्छा क्यों न बन जाए, बस चलाने वाला गलत होना चाहिए। क्या कांग्रेस की जब सरकार थी 2014 से पहले, तो उसमें छात्रों को अपनी आवाज उठाने की आजादी दी जाती थी। अगर हमारे पास डर रहता और भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर डर रहता तो हम लोग रामलीला मैदान में रैलियां नहीं करने देते, धरना प्रदर्शन नहीं करने देते। स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ जाती थी वो नहीं बैठने देते। ईवीएम को लेकर बताइए ना, ईवीएम को लेकर जो आरोप, रुक जाइए, आपने जिस तरीके से अभी बात की है जो हम लोग की डर है, तो एक ही बात नहीं, हर बातों को मैं आपसे गिना दूं। और रही बात ईवीएम की, तो हमने ईवीएम, हमारी सरकार में ईवीएम आई थी, लेकिन हम लोगों ने ईवीएम को पूरी तरीके से, चाहे कहीं भी हो, जनता तक हम लोगों ने सच्चाई पहुंचाया है। और क्या ईवीएम पे शक करना सही नहीं है? जब आप देखते होंगे कभी भी गिनती में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे शाम तक जिस पार्टी की जीतने की उम्मीद नहीं रहती है, जिस कैंडिडेट की, वो लास्ट चांस में जाते जाते 5 बजते 6 बजते तक वो दोगुने वोट से चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या इससे शक कहीं न कहीं नहीं जाता है? नहीं सर, इससे ये कैसे सिद्ध हो जाता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? इसका आधार क्या है सर? चुनाव आयोग ने तो आपको कहा था, खुली चुनौती दी थी कि आइए और हैक करके दिखाइए, उसमें आपके सहयोगी भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई। तो कैसे इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? 2014 से पहले आपको कभी गड़बड़ी नजर नहीं आई जब आपकी सरकार बनी? और अब भी 2014 के बाद जिन जिन राज्यों में सर आपकी सरकार है, कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, वहाँ पर आपको कभी गड़बड़ी नजर नहीं आई? ये बड़ा सवाल है ना कि अचानक से लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद आपको ये ईवीएम में गड़बड़ी नजर आने लगती है। देखिए, चुनाव की घोषणा होने के बाद नहीं हम लोगों ने ईवीएम की मांगे उठाई है। हमने बहुत पहले से ही चुनाव शुरू होने से पहले, चुनाव की चर्चा जब नहीं होती तब से ही हम लोगों ने ईवीएम की बात बताई है। नहीं, वो ठीक बात है और आवाज उठाना भी ठीक बात है, लेकिन बताइए ना, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ कैसे जीत गए अगर ईवीएम में गड़बड़ी है? फिर तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं हो रहा है। वो एक कहावत है ना कि जब पानी में बुलबुला ज्यादा छूटने लगे तो उनको थोड़ा निकाल देना चाहिए ऊपर, बस वही बात है। जिस तरीके से अगर मान लीजिए 5 जगह पे चुनाव होगी और आप न्यूज चैनल जो हमारे देश की सबसे हाईलाइट न्यूज चैनल है, उनका भी आंकड़ा गलत हो गया, तो इसमें तो आप कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से ऑब्जेक्शन तो लगा सकते हैं, हम बिल्कुल लगाएंगे। अगर हम विपक्ष में हैं तो हम तो आवाज उठाएंगे ना। नहीं सर, तो आप लोग क्यों नहीं गए जब 2017 में चुनाव आयोग ने कहा कि आप आइए और मशीन को हैक करके दिखाइए, तो आपने इस चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं किया? और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को कह रहा है और तमाम इस ईवीएम को लेकर जितनी भी आपने याचिकाएं डाली हैं सब खारिज की गई हैं। तो ना तो आपको अदालत पर भरोसा है, ना उसके जो उसका ऑर्डर है उसका सम्मान है, ना ही आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है। यानी कि आपको संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई कोई भी प्रक्रिया की जाए वो समझ में नहीं आती। देखिए ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से अगर कुछ भी बना दे तो वो तो अलग बात है। नहीं सर, दीजिए ना जवाब। मैं तो फैक्ट्स के साथ बता रही हूँ। 2017 में कहा था चुनाव आयोग ने या नहीं? और इससे पहले चुनाव आयोग 40 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की याचिका को खारिज कर चुका है या नहीं? आप बताइए ना सर। ये बिल्कुल कर चुकी है, लेकिन अगर जिस तरीके से आप हम अगर विपक्ष में हैं तो हम उस मुद्दे पर जरूर आएंगे, क्योंकि हमें शक है। आपने ही दावा किया था ना किस आधार पर शक है, ये तो बताइए, तब तो सवाल पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी से, किस आधार पर शक है? क्यों ऐसा लगता है आपको कि ईवीएम को हैक करके रख लिया गया है? उत्तर प्रदेश के सपा के जो विधायक के उम्मीदवार थे, उनका खुद का वोट उनके बूथ पर नहीं गिरा, तो क्या ये शक नहीं जाती? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, अगर वोट नहीं गिरा तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनता वहाँ के प्रत्याशी के साथ खुश ना हो, वहाँ के उम्मीदवार से खुश ना हो, काम ना हो रहा हो, जनता विकास चाहती है, परिवर्तन चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल चाहती है जनता, तो परिवर्तन चाहती ही है। तो आपने तो मान लीजिए कि अगर कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो तो वो खुद का वोट खुद नहीं देगा, कम से कम उनका एक वोट तो आना चाहिए ना, वो खुद का वोट।
अब मान लीजिए कि वो अपना भी वोट नहीं गिराए होंगे, उनके परिवार से तो कोई व्यक्ति होंगे जो उनको वोट करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा जो उनको वोट नहीं मिलेगा और उनके जो उनका बूथ है उसको एक भी वोट उनको नहीं मिलता है। नीता जी, तो इसमें तो आना चाहिए ना, हमारी सच तो जायज है। नीता जी जवाब दीजिए। मैं वैसे बहुत इनकी आवाज धीमे आ रही है, मैं क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देती हूँ। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें बैलेट पेपर उससे हुआ था, ईवीएम मशीन से नहीं हुआ था वो। उसमें सबसे बड़ी चीज टीएमसी जीती थी, 100% जीती थी, लेकिन उसमें देखा था आपने कितनी अराजकता हुई थी। बैलेट पेपर लेके पूरा बॉक्स लेके भाग गया थे लोग और 40 लोग मरे थे, रिकॉर्ड है 40 लोग मरे थे। और सबसे बड़ी चीजें थी, सारे बैलेट पेपर लेके भाग गए थे। जब आते थे लोग तो कह दिया जाता था कि आपका वोट पक चुका है। ये सिचुएशन पहले भी रह चुकी है। जब ईवीएम मशीन नहीं यूज होता था तो यही होता था कि पूरे कहीं भी हम लोग न्यूज में सुनते थे बैलेट पेपर गिरा पाया गया, अलग से पूरे के पूरे गांव या पूरे एक एरिया का वोट एक आदमी ने जाके मार दिया, ये सारी होती थी। इन सब चीजों से बचने के लिए ये हुआ है और इस पे इनको भरोसा करना चाहिए। इसलिए भरोसा करना चाहिए कि आप भी जहां आपकी मेजॉरिटी होती है, जहां आपको लोग पसंद करते हैं, वहां आप जीत के आते हो। आप अपनी जीत को झुठला रहे हो। अगर आप जिस स्टेट में जीते हो इस तरह से, तो आप अपनी जीत को झुठला रहे हो। आपको भरोसा होना चाहिए। और भरोसा आप बात करो ना, जैसे हम बात करें 370 से पार, 400 पार, हम किसी बेस पे आके बात कर रहे हैं कि हमने काम किया। आप भी ऐसी बात करिए तो जनता आप पे शायद थोड़ा बहुत भरोसा करने लगे, तो हाँ सीटें थोड़ी बहुत आ जाए। विपक्ष का रहना हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन विपक्ष की हरकतें ऐसी हैं कि मजबूत हो ही नहीं पा रहा है। आपको हम तो आपको सलाह दे रहे हैं कि आप लोग काम करो ताकि विपक्ष हमारा मजबूत रहे। सुंदर पाठक जी, सुंदरम पाठक, आप हमें भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों की हित की काम है, आप हमें मात्र 5 काम गिनवा दीजिए जो आम जनता के लिए फायदा हुआ है। अडानी, अंबानी, इन सभी को छोड़कर, पूंजीपतियों को छोड़कर आम जनता के लिए जो फायदा हुआ है, उससे आप 5 हमें बता दीजिए काम जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। 5 काम गिनवा दीजिए। नहीं सर, यहाँ पे ईवीएम को लेकर बातचीत हो रही है। जो नहीं, एक सेकंड, इन्होंने अभी सीधा निशाना साधा है कि विपक्ष मजबूत नहीं हो पा रही है, विपक्ष अपनी बातों को नहीं पहुंचा रही है, हमें उम्मीद है हमने लोगों के लिए काम किया है। तो आप 5 काम गिनवा दीजिए जो इस आम जनता के लिए किया गया हो। हम ईवीएम के मुद्दा पे है, लेकिन आपने इस देश के जनताओं के लिए क्या किया है, मात्र 5 काम गिनवा दीजिए जो आम जनता को फायदा हुआ हो, न कि किसी पूंजीपतियों को। बस आप 5 काम गिनवा दीजिए, फिर हम ईवीएम के मुद्दा पे आएंगे। नीता जी मैं मुद्दे भी गिनवा दूंगी। पाठक जी, सबसे पहले मैं बोल रही हूँ, मुंबई में जो रैली हुई थी ना, उसमें फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, सौरभ भारद्वाज, प्रकाश अंबेडकर, स्टालिन, सबने कोई और मुद्दा उनके लिए था ही नहीं। डर इतना बड़ा था कि इन्होंने सिर्फ ईवीएम, हम आएंगे तो ईवीएम खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो ईवीएम खत्म कर देंगे। अरे इतनी जनता के सामने आप खड़े हो, कम से कम कुछ पॉजिटिव बात करो, कुछ आप अपना पॉजिटिव डिलीवर करो जनता को, ताकि डिलीवर समझे कि नहीं। एक ही आपका राग सुन के जनता भी थक गई है, वो भी मानने लगी है कि इनकी वो फटे वाले ढोल है, बज रहे हैं बस। ठीक है। सुंदरम पाठक जी, देखिए ये बात तो है, ईवीएम को लेकर मुंबई में जिस तरह से रैली का समापन हुआ और उसमें सिर्फ और सिर्फ हर नेता के मुंह से ईवीएम के बारे में सुना। अगर इतनी ही दिक्कत परेशानी ईवीएम से थी तो आपको तो फिर अपनी सरकार में इसे लेकर ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रातों रात तो ईवीएम नहीं आ गई होगी कि चलिए कल से शुरू कर देते हैं, ईवीएम से ही अब चुनाव कराए जाएंगे। इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया चली होगी, इसके लिए भी इस्तेमाल करने के लिए अधिकार हासिल किया गया होगा, आम जनमत की सहमति बनी होगी, उसी के बाद ईवीएम का इस्तेमाल चुनावों में शुरू किया गया होगा। और सरकार भी आप ही की थी, तो डिसीजन मेकर भी आप ही थे कि ईवीएम को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। जीत भी हासिल कई सालों तक आपने ईवीएम के जरिए ही की, और अब सवाल हो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और पूरी तरह से इसे हैक कर लिया गया है, सेट कर लिया गया है। सर, ये दोहरापन तो फिर समझना होगा ना कि आप ही की सरकार में लिया गया फैसला तब ठीक था और अब गलत। मैम एक सेकेंड, हमारी सरकार में आया है ईवीएम, ये इस बात को मानते हैं, और हमने आज तक किसी अधिकारियों को दबाव देकर या किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव देकर या किसी भी पद के जो लोग हैं उनको दबाव देकर हमने चुनाव नहीं करवाया।
और तो ना ही यहाँ जनता कौन- के बीच में नहीं, एक दबाव बनाकर क्या, इसका क्या मतलब है? साफ साफ कीजिए ना सर, खुलकर बोलिए। आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए ना, क्या अधिकारियों पे दबाव बनाकर चुनाव नहीं करवाया गया? आप इस इसका तरीके कोई से अगर सबूत मुद्दा है सर आपके एक पास? सेकंड। इसका सबूत है? जैसे ईवीएम पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये भी एक महज आरोप या सबूत है सर? सुनिए 12 वोट के चक्कर में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें सस्पेंड किया गया है, क्या ये आपको नहीं पता है? क्या ये गलत आंकड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें सस्पेंड किया गया है ना। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि हमने क्या कहा कि निष्पक्ष तरीके से हमने चुनाव करवाया। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा पीछे जाइए, जब वहाँ पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें प्रमुख, एक महिला प्रमुख की दावेदारी कर रही थी, उनको उनका कपड़ा पूरा उतार दिया गया था, वो भी अनुमंडल में। क्या ये दबाव नहीं है? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? अगर विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी खुद में ताकत है कि हमने काम किया है, 400 सीट हम ला सकते हैं, तो क्यों नहीं कहती कि हाँ एक बार हो जाए, एक बार बैलेट पेपर भी हम करवा ले चुनाव? क्यों नहीं कह रही है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, ठीक है, जाते वो जाते राहुल गांधी जी, एक सेकंड, और मैं आपको ये जो राहुल गांधी जी ने कहा कि जो ये एक तोता, राजा का जो तोता था और वो प्राण उनके तोते में थी, बस वही सही है। क्योंकि भाजपा का एक ही नब्ज है, वो है ईवीएम। और वो हर एक जो भी हमारे देश की जो भी व्यवस्था है, उन सभी पर वो अपना दबाव बना रही है। और किसी भी तरह, और आप देख लीजिएगा इस बात को कि 2024 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की हरकतें कर सकती है। और इस 2024 के चुनाव में, यानी कि आप अभी से मान रहे हैं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? अभी से कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इंडिया गठबंधन सरकार जो होगा वो जीतेगा और इंडिया ही जीतेगा। ठीक है सर, वक्त की कमी है, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।